हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हमें कमेंट प्राप्त हो रही थी कि सर प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर किस प्रकार बनाया जाता है, उसका डायग्राम बना करके समझाइए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में पहले मैं डायग्राम को समझाऊंगा। डायग्राम को समझाने के बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि किस प्रकार ये डाईएथिल बनाया जाता है, डाईएथिल ईथर बनाया जाता है, उसको समझाऊंगा। उसको समझाने के बाद स्टूडेंट आपको बताऊंगा कि इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। अतः आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा आपके सारे कन्फ्यूजन डाईएथिल ईथर जो कन्फ्यूजन है वो आपके 100% श्योर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या है डाईएथिल ईथर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले करते हैं क्या है स्टूडेंट, पहले मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल और H2SO4। एथिल अल्कोहल, एक बात यहाँ पे एक बात याद रखना कि एथिल अल्कोहल जो रहता है H2SO4 की तुलना में ज़्यादा रहता है, जिसको हम बोलेंगे एथिल अल्कोहल जो रहता है आधिक्य में रहता है। यानी एथिल अल्कोहल का जो अगर मैं अनुपात के हिसाब से बताऊं तो एथिल अल्कोहल मान लीजिए 2 अनुपात और ये 1 अनुपात। मान लीजिए जैसे कि जनरल बात बताऊं, ये 2 किलो और ये 1 किलो। अब समझ में आया मेरी बात, ठीक है। यानी एथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा रहती है और H2SO4 की मात्रा कम रहती है स्टूडेंट, ठीक है। आइए को समझ में आया होगा। तो हम करते हैं क्या बेटा, सबसे पहले ये जो आप गोल पेंदी का फ्लक्स देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या रखते हैं बेटा, एथिल अल्कोहल रखते हैं। फिर उसके बाद हम किसको मिलाते हैं, H2SO4 को मिलाते हैं। तो एक बार फिर समझें, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इस गोल पेंदी के फ्लक्स में हम एथिल अल्कोहल की मात्रा लेते हैं, फिर उसके बाद किसकी मात्रा लेते हैं, सांद्र H2SO4 की मात्रा लेते हैं। अब दोनों का मिश्रण कर लेते हैं, मतलब इसको हिला देते हैं, ठीक है। जब एक बात याद रखना, जब इस रिएक्शन को मतलब जब डाईएथिल ईथर को बनाते हैं तो एक बात याद रखना, जैसे ही H2SO4 को इसके अंदर मिलाते हैं तो इस फ्लक्स को हिलाना शुरू कर देते हैं। इसको फ्लक्स को हिलाने का मतलब बेटा ये है कि ये जो H2SO4 है जब इसके अंदर एथिल अल्कोहल के अंदर आकर के मिलता है, ठीक है, तो तीव्र रिएक्शन होती है और ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है, यानी हीटिंग बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो इसलिए फ्लक्स को इसलिए हिलाते हैं ताकि ये जल्दी से क्या होता है, फ्लक्स ठंडा हो जाए। अगर ये फ्लक्स ज़्यादा गर्म हो जाएगा स्टूडेंट तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा और जिससे आपके केमिकल्स की हो जाएगी बेटा, हानि हो जाएगी। तो याद रखें बेटा, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम इसके अंदर एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। एथिल अल्कोहल डालने का तो ऊपर से हम क्या मिलाते हैं बेटा, सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डालते हैं क्योंकि बेटा इसकी ज़्यादा मात्रा अगर आप डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है। ऊष्मा देने पर ये क्या होता है, ये फ्लक्स क्या होता है बेटा, चटक जाता है, आटा टूटने का खतरा रहता है, इसलिए फ्लक्स को धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों का मिश्रण इसके अंदर मिल जाएगा, किसका, एथिल अल्कोहल का और H2SO4 का मिश्रण इसके अंदर मिल जाएगा, फिर क्या करते हैं हम, ये जो आप देख रहे हैं बालू ऊष्मक, क्या देख रहे हैं बेटा, बालू। याद रखें, देखिए ये जो फ्लक्स है आपका क्या डायरेक्टली इसके टच में नहीं है, डायरेक्टली यानी इसकी जो बर्नर की जो लो है वो डायरेक्टली इस पर नहीं टच हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, कोई ये किसी धातु का बना हुआ एक फ्लक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, रेत भरा हुआ है, रेत, जिसको बोलते हैं बालू ऊष्मक, ठीक है। तो सब पहले हीटिंग जब देते हैं स्टैंड तो डायरेक्ट हीट यहाँ पे नहीं देते, पहले हम कहाँ देते हैं, हीट बालू ऊष्मक पे देते हैं। तो जैसे जैसे अब ये बर्नर कंटिन्यू जब चलता रहेगा तो ये आपके रेत गर्म हो जाएगी, जब रेत गर्म होगी तो उसकी हीट कहाँ जाएगी, इस बर्नर पर पहुंचेगी, सॉरी फ्लक्स पर पहुंचेगी। और जैसे ही फ्लक्स पर पहुंचेगी स्टैंड, रेत गर्म होगी तो ये आपका फ्लक्स गर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर जब फ्लक्स गर्म होना शुरू हो जाएगा स्टैंड तो इसके अंदर क्या होगी, जो एथिल अल्कोहल और H2SO4 मिला हुआ है उसकी वाष्प बनने लगेगी, क्या लगेगी बेटा, वाष्प बनने लगेगी। और वो वाष्प जो बनेगी, वाष्प काय की होगी, वो डाईएथिल ईथर की वाष्प होगी, ठीक है। तो जब ये जो वाष्प इसके अंदर जब बनेगी बेटा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक नली देख रहे हैं स्टैंड, ये ठीक है स्टैंड, तो वाष्प इसके माध्यम से होती हुई संघनित्र से होता हुआ, जैसे कि आप ये देखिए, तो कहाँ आती है बेटा, ये ग्राही में आ जाती है। एक बार फिर समझें, सबसे पहले एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 के मिश्रण को फ्लक्स में रखेंगे, रखने के बाद बर्नर से पहले बालू ऊष्मक को गर्म करेंगे और उसकी हीट कहाँ पहुंचेगी, इस फ्लक्स पर पहुंचेगी। फ्लक्स पर पहुंचेगी तो यहाँ पे ईथर बनना शुरू हो जाएगा और ईथर वाष्प के रूप में होगा। तो वही वाष्प कहाँ आएगी बेटा, इस नली से होती हुई, संघनित्र से होती हुई वो कहाँ आएगी बेटा, आपकी द्रव के रूप में यहाँ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फ के टुकड़े हैं, यहाँ बर्फ के टुकड़े रहते हैं, या तो फिर यह बहुत ठंडा जल रहता है, ठीक है स्टैंड। तो देखिए, तो जब इसके अंदर बर्फ लगी और ये जो वाष्प आ रही है, इसके अंदर से वाष्प आ रही है ईथर की, बहुत क्या बेटा, बहुत गर्म है क्योंकि वो गर्म होकर आ रही है। तो जैसे ही कि इसके अंदर एंट्री करती है बेटा, तो ये बर्फ लगा है, ठीक है, ये बर्फ में ठंडा जल, तो इसकी वाष्प क्या हो जाएगा, ठंडा कर देगा, ठंडा करने के बाद वो क्या में चेंज हो जाती है बेटा, द्रव में चेंज हो जाती है।
जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो आएगी बाष्प के रूप में, यहाँ तो बनकर बाष्प बाष्प बाष्प, तो कुछ तो वो इस संघनित्र में ठंडी होती है, इसकी क्योंकि अंदर क्या रहता है, ठंडा जल भरा हुआ रहता है, वो होते हुए कहाँ आती है बेटा, यहाँ आती है। और जो शेष मात्रा उसकी गैस की रह जाती है, यानी ईथर जो बाष्प के रूप में रह जाता है, वो इस बर्फ के माध्यम से, क्योंकि वो ठंडा होता है, तो यहाँ पर जब आएगी इसकी बाष्प, तो ये तुरंत क्या होती है बेटा, द्रव में चेंज हो जाती है, अर्थात आपकी जो डाईएथिल ईथर है वो द्रव के रूप में इस ग्राही में एकत्रित हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक विशेष बात ये है बेटा कि शांत H2SO4 की थोड़ी मात्रा, जैसे कि आपने एक बार मिला दिया H2SO4, तो इसके अंदर मिश्रण तो बना हुआ होगा, तो अब ऊपर से आप जितना एथिल अल्कोहल डालेंगे उतना ही कंटिन्यू आपका क्या बनता रहेगा, डाईएथिल ईथर बनता रहेगा। एक बार फिर समझें, यानी एथिल H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा ही क्या करते हैं, अगर एक बार फिर समझिए मेरी बात को, देखिए H2SO4 थोड़ा सा इसके अंदर हमने पहले से मिला रखा ऑलरेडी, ठीक है। अब एथिल आप चाहते हो कि ईथर को और ज्यादा बनाए, तो आपको शांत H2SO4 डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो उतना ही काफी जितना आप पहले मिला दिया। आप ऊपर से क्या डालते हैं, C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल को जितना इसके अंदर एंट्री कराते रहेंगे, अर्थात प्रवेश कराते रहेंगे, तो रिएक्शन होती रहेगी और उतना ही आपका ईथर बनता रहेगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईथर की अविरत ईथरीकरण विधि, क्या अविरत ईथरीकरण विधि, वो यही विधि होती है। इसका मीनिंग होता है बेटा कि शांत H2SO4 को एक बार मिला दिया, ऊपर से जितना एल्थील अल्कोहल मिलाओगे उतना ही ज्यादा ईथर इधर कंटिन्यू प्राप्त होता रहेगा। इसको हम ईथरीकरण विधि कहते हैं, विलियमसन ईथरीकरण विधि भी कहते हैं, कभी कभी विलियमसन अविरत ईथरीकरण विधि के नाम से भी इसको पूछा जाता है, तो वो यही विधि है स्टूडेंट। ठीक है, आई क्वेश्चन में आया होगा। अब देखिए बेटा, अब ये तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया कि कैसे रिएक्शन होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे होती है, तो देखिए समझिए मेरी बात को। तो जैसे मैंने बताया एथिल अल्कोहल क्या रहता है, आधिक्य मतलब ज्यादा रहता है, और H2SO4 थोड़ा कम रहता है। तो दोनों को हम लेते हैं, देखिए C2H5OH, ठीक है स्टूडेंट, प्लस एथिल अल्कोहल है और क्या है आपका H2SO4, H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका प्रारंभ में जो ताप रहता है बेटा वो कितना रहता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी 100 से 110 भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो होता है क्या, देखिए सबसे पहले इसके अंदर आपका बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी जल का एक अणु यहाँ से बाहर निकलता है। अब देखिए मैं बताऊँ आपको, देखिए H2 तो ये है और O ये है, यानी ये चीज इसको देखिए, ये H2O बनकर अलग हो जाएगा, H2O बनकर अलग हो जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा, C2H5 और H बचेगा, चलिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए C2H5 और एक क्या बचेगा आपका H बचेगा। बात को समझे, C2H5 क्योंकि ये H2 और O तो जल के रूप में बाहर जाएगा, ठीक है, तो आपका C2H5 और ये H, अब ये जो बचा हुआ भाग है क्या, SO4, ठीक है स्टूडेंट, ये इसको समझे। अब देखिए बचा क्या आपके पास, ये O बचा और H2 बचा, तो मैंने अभी आपको बताया ये H2 बनके क्या हो जाता है बेटा, जल का एक अणु बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, H2O बनकर ये अलग हो गया, आपका C2H5 और H बचा ये रहा और SO4 बचा आपका ये बचा, तो इसका नाम बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके प्रथम पद में क्या होता है स्टूडेंट, क्या का निर्माण होता है, आपका निर्माण होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। अब क्या होता है इसके बाद समझिए, क्योंकि अपना तो टारगेट क्या है, डाईएथिल C2H5O यानी डाईएथिल का निर्माण करना है, तो अभी तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है। अब देखिए वो क्या अगली रिएक्शन में कैसा आएगा, तो इसका ये प्रथम पद है बेटा, इसका सेकंड पद, और यही वो पद है बेटा, इसके अंदर ही आपके डाईएथिल बनकर तैयार हो जाएगी स्टैंड। तो चलिए देखिए इसको लीजिए, जो अभी आपका बना है क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या देखिए C2H5HSO4 प्लस। अब इसकी रिएक्शन फिर से कराते, कैसे कराते हैं, एथिल अल्कोहल से कराते हैं। मैंने बताया नहीं कि यहाँ पे एथिल अल्कोहल जितना मिला लिया फिर इसको और भी मिला सकते हैं, मैंने बताया ऊपर से डालते रहो। और समझ में आ रही मेरी बात, यानी शांत H2SO4 तो एक बार मिला दिया, जितना मिला दिया, अब चाहे तो जो बन गया तो इसको ऊपर आप जितना एथिल अल्कोहल मिलाओगे उतना इधर आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेगा। तो मैं फिर से क्या ले रहा हूँ बेटा, एथिल अल्कोहल ले रहा हूँ, C2, देखिए C2H5 क्या होता है, OH होता है, तो देखिए OH को मैं इधर लिख रहा हूँ HAO, ठीक है, C2H5 और ये OH इधर में लिखने में इधर लिख दिया ताकि आपको बेटर समझ में आए। बेटर कैसे समझ में आएगा, देखिए एक H ही है और एक H ही है, यानी ये इसको देखिए, इसको भी पैक कर दिया मैंने, ठीक है।
देखिए एक एच ये और एक एच ये क्या बन गया, देखिए बेटा आपका H2SO4 बन गया। और इसका जो यहाँ पे जो ताप रहता है वो लगभग कितना रहता है बेटा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना ताप रहता है बेटा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, देखिए अब देखिए आपका बना क्या, उसको समझिए। देखिए C2H5 ये O बचा और C2H5 बचा, यानी ये बचा, देखो C2H5 बिल्कुल सेम है और ये O सेम है और C2H5 देखिए, है ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, देखिए C2H5O, देखिए C2H5 और ये O जो आप देख रहे हैं और ये फिर से C2H5, C2H5, ठीक है। तो अब देखिए अब बना, अब क्या रहा, एक H और एक ये बचा H2 और ये SO4 ऐसे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका H2SO4, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखो C2H5O C2H5, यही क्या बेटा आपका डाईएथिल ईथर है, यही क्या बेटा आपका डाईएथिल ईथर है और यही हमें बनाना था। तो आई होप कि रिएक्शन में बेटा आपको समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोगों का भी थोड़ा फर्ज है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करें स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए आपका डाईएथिल ईथर बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब बेटा इसके हम बता देते हैं भौतिक गुण। क्या बताते हैं बेटा, भौतिक गुण। ठीक है, बिल्कुल पूरा टॉपिक इसी में क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो देखा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, पहले तो भौतिक गुण बता रहा हूँ। देखिए भौतिक यानी ये जो आपका डाईएथिल ईथर बनकर तैयार हुआ है, तो इसका पहला गुण तो ये बताएंगे कि इसका जो क्वथनांक होता है वो 35.5 होता है। क्वथनांक कितना होता है बेटा, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हम BP के नाम से भी जानते हैं, वो कितना होता है बेटा आपका 35.5 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसका एक, ये तो इसका एक भौतिक गुण हो गया। दूसरा और बताना चाहें तो कम से कम 2 बता सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं बताएं, 2 बता दें तो बहुत है। तो पहला तो बता सकते हैं कि इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है बेटा, कितना होता है, लगभग 35.5 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट। दूसरा गुण आप ये बता सकते हैं कि ये जो होता है डाईएथिल ईथर जो होता है बेटा जल में कम विलय होता है, जल में कम विलय होता है, जबकि अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में बहुत ज़्यादा विलय होता है, अर्थात पूर्ण विलय होता है। तो दूसरा गुण यही बता सकते हैं। तीसरा गुण बेटा ये बता सकते हैं कि ये जो डाईएथिल ईथर है, ये जो डाईएथिल ईथर है, अगर इसकी वाष्प को अगर ज़्यादा सूंघ लिया जाए बेटा तो क्या होता है, इंसान कहता है बेटा बेहोश हो जाता है। क्या होता है बेटा, यानी इसको हम, इसका जो भौतिक गुण ये भी है कि ये जो तुम्हारा डाईएथिल ईथर है ये तीक्ष्ण गंध वाला है ना, ज्वलनशील द्रव है। कहते द्रव है ज्वलनशील। अगर इसे हल्की सी जैसे पेट्रोल को होता है ना, पेट्रोल थोड़ी दूर से ही वहाँ से दिखाए, थोड़ा आगे दिखाओ ना, इसका तुरंत आग लग जाती है। यानी ये जो डाईएथिल ईथर होता है बेटा तीव्र गंध वाला, तीव्र गंध वाला क्या होता है बेटा, तीक्ष्ण ज्वलनशील द्रव होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके ये 3 रासायनिक गुण मैंने भौतिक गुण आपको बताए। अब देखिए मैं बताऊंगा इसके रासायनिक गुण। क्या बताऊंगा, रासायनिक गुण। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्योंकि रासायनिक गुण ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रासायनिक गुण ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जो भौतिक गुण में बता रहा हूँ, रासायनिक गुण बता रहा हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि जब क्लोरीन की डाईएथिल ईथर से अंधेरे में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रासायनिक गुण याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी है ना, रासायनिक गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण क्या है उसको समझने देखिए। पहले रिएक्शन कराऊंगा मैं Cl2 से अभिक्रिया। Cl2 है कि क्या है, Cl2 है ना, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। चलिए Cl2 से अभिक्रिया, अभिक्रिया, और याद रखना कि कायम होगी अंधेरे में कराएंगे। तो देखिए पहले कैसे होता है, समझे बात को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डाईएथिल ईथर। देखिए क्या है, C2H5, तो C2H5 को स्टैंड में ऐसे लिख रहा हूँ, समझो देखो CH3 CH2। देखिए C2H5 था ना, तो C2H5 अभी भी है, देखो कार्बन में 2 हाइड्रोजन 5 है। अच्छा O आपका ये आ गया, फिर CH2 और ये CH3 सॉरी, तो ये फिर क्या डाईएथिल ईथर है। अब इसकी रिएक्शन जो करा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ बेटा, रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए Cl2 से, किससे बेटा, Cl2 में समझाने के लिए बेटा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। एक Cl ये और एक Cl ये, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, है ना। चलिए अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम अंधेरे में। कहाँ बेटा, अंधेरे में। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है स्टैंड, अंधेरे में जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। देखिए समझो बेटा, सबसे पहले ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं, ठीक है, यानी क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह से जो डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन होता है
वो क्या होता है आपका अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। देखिए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो H2 लिखा है इसको H2 को मैं समझाने के लिए बेटा मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक H में ऐसे लिख देता हूँ और एक H में ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कार्बन के अभी वो देखो 4 बंद हैं, तो ऐसा होगा क्या, ये वाला जो Cl है इस H को लेकर के बेटा यहाँ से निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये था, आई होप कैसे में आ रहा है। तो यानी ये HCl बन के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये जो एक Cl बचेगा वो Cl कहाँ आएगा? इस कार्बन पर अटैक कर देगा। देखिए कैसे बनेगा रिएक्शन, समझे। देखिए CH3, ये कार्बन आप देख रहे हैं C। अब इस H को मैं साथ में लिख लेता हूँ तो CH लिख दूँ स्टैंड, ठीक है। अच्छा ये जो आपका Cl है, एक तो यहाँ H तो गया, यहाँ से कौन आएगा? Cl आकर यहाँ पे इसके बॉन्ड पे आके लग जाएगा। ये हो गया बेटा आपका Cl, ठीक है। बाकी सेम ऐसी कॉपी कर दीजिए। ये क्या बेटा? O, ठीक है। अच्छा O, अब ये क्या? C2H5, C2 सॉरी मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ बना करके, CH2 C2H5। देखिए CH2 और CH3, ठीक है। देखिए CH2 और CH3, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। वो जिसको नहीं याद एक बार देख लो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इस Cl को लेकर के तो HCl बन के माइनस हो गया, ठीक है। ये एक Cl जो बचा वो Cl कहाँ पे? इस कार्बन पे आकर अटैक कर दिया तो अटैक बेटा ये आएगा। बाकी इतना टर्म्स में कोई परिवर्तन नहीं है बेटा, आपका ऐसे रखा है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन ये आगे चलती है, रिएक्शन बेटा ये थोड़ा आगे चलती है, ठीक है। मैं आगे करा रहा हूँ। अब इसकी जो रिएक्शन जो आपका बना है तो इसका जो नाम है, इसका नाम ले देता हूँ मैं, इसका नाम लेते हैं। देखिए मैंने क्या था, ये अल्फा हाइड्रोजन था, इसका नाम पड़ेगा अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर। अब देखिए ये जो अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर बना है इसकी फिर से रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा? हम Cl2 से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा? Cl2। तो Cl2 को फिर से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। Cl2 को मैंने इस टाइप से लिख दिया और ये रिएक्शन आगे जाएगी। अब रिएक्शन थोड़ी बेटा आगे जाएगी, तो देखिए समझे बात को। मैं थोड़ा इसको इस टाइप से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत ना आए, ये इस टाइप से, ठीक है। अब जब इसकी और रिएक्शन कराएंगे तो ये जो आपका CH2 दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है बेटा। ये जो CH2 दिख रहा है, जैसा मैं यहाँ पे CH2 को H को तोड़ा था, ऐसे में H2 को मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूँ ऐसे करके। एक H ये हैगा और एक H बेटा ये हैगा, ठीक है। तो अब के बाद में क्या होगा बेटा कि ये जो Cl है इस H को लेकर के निकल जाएगा, ये Cl इस H को लेकर के निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के HCl हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा? ये HCl हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एक Cl बचा वो Cl आके इस कार्बन पर आकर अटैक कर देगा। याद रखें ये पूरा बॉन्ड है ना, ठीक है। तो देखिए पहले आप जितना है CH3 CH Cl ऐसे लिख दिए और वो भी ऐसे लिख लीजिए, ठीक है स्टैंड। यानी ये वाला H और ये वाला Cl यहाँ से ये अलग हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ CH3, ठीक है, CH और ये Cl जो आपका ये नीचे था, और ये ऑक्सीजन आपका बेटा ये हैगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए H से यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो अवगात क्या आएगा? कार्बन आएगा। ये कार्बन बेटा आपका ये आएगा, ठीक है। ये H जो है मैं इसके साथ लिख देता हूँ ये, ठीक है। अब ये जो एक Cl बचा वो Cl यहाँ पर आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब क्या बचा आपका बेटा? CH3 बचा। क्या बचा? CH3 बचा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कितने किलो, एक Cl आ गया, एक Cl आ गया, ठीक है। तो ये भी देखो ऑक्सीजन था, ये भी कि दोनों क्या थे? हाइड्रो कैसे? ये जो कार्बन था आपका अल्फा कार्बन था और इससे दोनों जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या थे? अल्फा हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पे इसका जो नाम आएगा बेटा, इसका नाम आएगा अल्फा डैश अल्फा। देखो अल्फा कोमा लिख सकते हैं, अल्फा कोमा अल्फा डैश, ठीक है। और एक क्लोरो ये क्लोरो ये, तो कितने का? डाई क्लोरो हो गया। यहाँ पे केवल क्लोरो था, अब डाई क्लोरो हो जाएगा, डाई क्लोरो और तुम्हारा क्या बनेगा? और डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ये आपका जो मेन प्रोडक्ट था ये बनकर तैयार हो गया। एक बार फिर समझ लें। देखिए जब आप ये क्या था आपका बेटा? ये था आपका बेटा डाईएथिल ईथर। क्या था डाईएथिल ईथर की रिएक्शन? जब हम Cl2 से अंधेरे में कराते हैं तो आपका मध्यवर्ती के रूप में क्या आता है? अल्फा क्लोरो डाईएथिल ईथर आता है। फिर इसके दोबारा जब Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो याद रखना दोनों कंडीशन में HCl निकलता है ना,
कराने के बाद आपका क्या बनता है, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। तो बेटा ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण मैंने आपको समझाया। तो आइए अब मैं एक दूसरा रासायनिक गुण आप लोगों को और समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका दूसरा रासायनिक, कम से कम 2 रासायनिक गुण बेटा आपको याद होने चाहिए, 2 रासायनिक गुण बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा एक रासायनिक गुण ले रहा हूँ मैं इसका, देखिए या तो एल्किल हाइड से रिएक्शन करा दीजिए, या तो चाहे इसका एथिल एल्कोहल का सॉरी डाइएथिल का जल अपघटन करा दीजिए। तो देखिए मैं लिखता हूँ C2H5O C2H5, ठीक है, यानी ये जो है आपका क्या डाइएथिल ईथर है, क्या डाइएथिल, इसका जो मैं कर रहा हूँ जल अपघटन करा रहा हूँ, जल से रिएक्शन HOH जल अपघटन। ठीक है स्टूडेंट, और जब मैं जल अपघटन करा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ऐसे देखिए ये देख बात को समझें, आपके देखिए C2H5O इस H को इस O के साथ लीजिए तो OH हो जाएगा, यानी ये आपका बनेगा C2H5OH। आपको समझ में आ रहा होगा, C2H5O और ये H। अब देखिए C2H5 और एक OH ये बचा, तो यानी कहने का मतलब ये C2H5 ये OH बना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एथिल डाइएथिल ईथर के एक अणु का, क्या ये डाइएथिल ईथर है, डाइएथिल ईथर का एक मोल है, अब हमने जल अपघटन कराया स्टैंड। ठीक है, और जल अपघटन जो होता है वो H2SO4 यानी तनु H2SO4 की उपस्थिति में होता है, ये होता है तनु H2SO4 की उपस्थिति में होता है स्टैंड, ये भी याद रखेंगे इसका, है ना। तो क्या होता है कि एथिल डाइएथिल ईथर के एक अणु का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ये क्या है, C2H5OH C2H5OH क्या है आपका, एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल। तो स्टूडेंट ये 2 रासायनिक गुण मैंने आपको बताया स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें जब भी ये बनाना आता है तो कम से कम 2 रासायनिक गुण इसके पूछे जाते हैं। 2 रासायनिक गुण मैंने बेटा आपको ये बता दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन तो कभी कभी बेटा नाम से ही पूछी जाती है कि जब क्या होता है, जब डाइएथिल की अभिक्रिया अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती है तो क्या बनता है मैंने प्रोडक्ट, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट अब इसके बात करते हैं हम उपयोग की, क्या बात करते हैं बेटा इसके उपयोग। ठीक है, 2 रासायनिक गुण पक्के हो गए आपके, देखिए उपयोग क्या है। ठीक है, उपयोग देखिए उपयोग में पहला आप दिखाएंगे बेटा विलायक के रूप में, काय के रूप में बेटा, विलायक। विलायक किस में बोलता है, इसमें तेल है, बसा है, जिसे हम फैट बोलते हैं, वो सब किसके अंदर घुल जाते हैं, किसके अंदर बोलते हैं, वो डाइएथिल ईथर के रूप में बोलते हैं। तो पहला तो लिख सकते हैं आप विलायक के रूप में, काय के रूप में बेटा, विलायक के रूप में। और दूसरा उपयोग है बेटा इसका जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग है, जो अभी बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले, निश्चेतक के रूप में, काय के रूप में बेटा, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में बेटा ये क्योंकि जब इसकी बाष्पों का इंसान ज्यादा सूंघ ले तो सूंघने का तुरंत क्या होता है बेटा, बेहोश हो जाता है, अर्थात वो मूर्छा आ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो दूसरा उपयोग लिखेंगे इसका निश्चेतक के रूप में। पहला उपयोग क्या था, विलायक के रूप में। तीसरा उपयोग बता सकते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, यानी जब त्वचा पड़ता है तो ठंडक महसूस होती है, तो इसका तीसरा उपयोग है प्रशीतक के रूप में। काय के रूप में बेटा, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक जो आपके फ्रिज वगैरह एसी वगैरह होते हैं ठंड उत्पन्न करने के लिए, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, गैस के रूप में। तो स्टूडेंट यही वो टॉपिक था, और आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से बेटा ये डाइएथिल ईथर प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उससे संबंधित रिएक्शन ये है। इसके भौतिक गुण मैंने आपको बता दिए, रासायनिक गुण ये है, उपयोग मैंने आपको ये बताया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।